गुड मॉर्निंग। मैं शैलेश यादव, सहायक आचार्य भूगोल, उच्च शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा ज्ञान सुधा सक्सेस साथी यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया गया है, जिसका उद्देश्य है युवा प्रेरणा, मार्गदर्शन और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए उनको सक्षम बनाना। तो इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारत के भूगोल श्रृंखला के अंतर्गत हम भारत के भूआकृतिक प्रदेश पढ़ रहे थे और अंतिम क्लास में हमने बात की थी भारत के प्रायद्वीपीय पठार या पेनिनसुलर इंडिया की। उसमें से जो टॉपिक बचा हुआ था वो था आपका पश्चिमी और पूर्वी घाट, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स। तो आज हम बात करेंगे वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स या पश्चिमी और पूर्वी घाट की। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको पता होगा कि हम भारत को 5 वृहद प्रदेशों में वर्गीकृत करते हैं, जिसका आधार है संरचना, उच्चावच और स्थिति, स्ट्रक्चर, रिलीफ और लोकेशन। तो जो 5 भाग हैं वो हैं आपके उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उसके बाद में आता है आपका उत्तर का मैदान, देन देयर कम्स प्रायद्वीपीय पठार या पेनिनसुलर प्लेट्यू, उसके बाद में इसके पश्चिम और पूर्व में जो तटीय मैदान है वो हैं, और अंतिम जो भाग है वो आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। तो ये द्वीप समूह के अंतर्गत हम इन सबको अध्ययन करते हैं। लास्ट क्लास की जो हम बात करेंगे तो हमने भारत को, जो प्रायद्वीपीय भारत है, पेनिनसुलर प्लेट्यू है, उसको हमने 7 भागों में डिवाइड किया था, जिसमें सबसे पहले था नॉर्थ सेंट्रल हाईलैंड्स या उत्तरी उच्च भूमि प्रदेश, उसके बाद में था दक्षिणी उच्च भूमि प्रदेश, तीसरे नंबर पर था आपका ईस्टर्न प्लेट्यू या पूर्वी पठारी प्रदेश, चौथे नंबर पे हमने बात की थी दक्कन ट्रैप के बारे में, और 5वें नंबर पे हमने पढ़ा था नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू, जो आपका गारो, खासी, जयंतिया और जो कार्बी एंग्लोंग प्लेट्यू है, जिसमें सम्मिलित इसको करते हैं। और ये जो क्षेत्र है आपका, यहाँ पे मालदा गैप या गारो राजमहल गैप द्वारा जो ईस्टर्न प्लेट्यू है, छोटा नागपुर का पठार है, उससे अलग है। तो ये आप देखोगे डेक्कन ट्रैप है, जो क्रिटेशियस काल में बना है, जो लावा प्रवाह की वजह से बना है। इसका जो वेस्टर्न भाग है और इसका जो ईस्टर्न भाग है, ये आपका यहाँ पे पहाड़ियाँ मिलती हैं आपको, जो आपके घाट्स हैं। तो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट्स, इन दोनों को हम पढ़ेंगे और इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे, इन दोनों की तुलना करने वाले हैं। तो अब अगली स्लाइड में हम इसको देखते हैं। ये देखिए डेक्कन ट्रैप है, इसके ऊपर वाला जो भाग है वो आपका है साउथ सेंट्रल हाईलैंड्स, जिसमें बुंदेलखंड, बघेलखंड, विंध्या और सतपुड़ा श्रेणी के बारे में हमने पढ़ा। इसके ऊपर वाला जो भाग है वो आपका मालवा और अरावली वाला प्रदेश है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे वेस्टर्न घाट्स की या पश्चिमी घाट, जिसको दूसरा नाम सह्याद्री भी है उसकी, और इसके बाद में हम बात करेंगे ईस्टर्न घाट या पूर्वी घाट की। तो सबसे पहले देखते हैं पश्चिमी घाट या सह्याद्री के बारे में। तो सह्याद्री एक ब्लॉक पर्वत है, एक ब्लॉक माउंटेन है, जो अरब सागर में प्रायद्वीपीय भाग के पश्चिमी हिस्से के नीचे की ओर फ्रैक्चर की वजह से, धंसने की वजह से बना है। अर्थात यह वास्तव में एक पर्वत श्रेणी नहीं है, वरन ये प्रायद्वीपीय भारत का जो पश्चिमी भाग था वो झुक गया अरब सागर की ओर, और उसकी वजह से ये बना है। तो ये एक तरीके का भ्रंश कगार है, ये एक एस्कारपमेंट है। क्या है ये है आपका भ्रंश कगार या एक एस्कारपमेंट है, जिसकी वजह से आपका पश्चिमी घाट बना है। अब हम बात करते हैं पश्चिमी घाट के विस्तार की। तो पश्चिमी घाट है वो ताप्ती नदी के मुहाने से प्रारंभ होकर कन्याकुमारी तक विस्तृत है। यदि आप इसको लैटिट्यूडिनल एक्सपेंशन देखेंगे इसका, तो ये अक्षांशीय रूप से ये आपका ताप्ती नदी का मुहाना है लगभग 21 डिग्री नॉर्थ, और ये है आपका 8 डिग्री नॉर्थ, मतलब 21 डिग्री नॉर्थ से लेकर 8 डिग्री नॉर्थ तक ये विस्तृत है। ये पूर्वी तट के समानांतर है, और यहाँ पे औसत उच्चावच है वो आपको 1000 से लेकर 1300 मीटर के आसपास तक मिलता है, और इसका जो विस्तार है वो लगभग 1600 किलोमीटर तक ये विस्तारित है। ये जो घाट है, पश्चिमी घाट है, उसका उत्तरी भाग लावा की क्षैतिज चादरों से निर्मित है, जो ट्रेपेन प्रकार की भूआकृति का निर्माण करता है, ठीक है, जो सीढ़ीनुमा संरचना का निर्माण करता है। इसके बाद में आप देखेंगे कि इसका जो पश्चिमी भाग है वो पश्चिमी तटीय मैदान के निकट एकदम दीवार जैसी आकृति के रूप में खड़ा हो जाता है। मतलब जैसे ही आप पश्चिमी घाट पे आप खड़े होते हो, तो उसका जो वेस्टर्न भाग है, पश्चिमी किनारा है, पश्चिमी घाट का पश्चिमी किनारा है, वो बिल्कुल खड़ा हुआ है। जबकि यदि आप ईस्टर्न साइड से आप देखोगे तो इसका ईस्टर्न साइड का ढाल कम है और वो सीढ़ीनुमा है। आगे वाली उसमें आपको ये देखने को, स्लाइड में देखने को ईजिली मिल जाएगा। देखिए, ये आपका ताप्ती नदी का मुहाना है और वहाँ से लेके कन्याकुमारी तक है, ये विस्तृत है। ये आप लोगे तो लगभग 21 डिग्री नॉर्थ से लेके ये आपका 8 डिग्री नॉर्थ तक ये विस्तारित है। जब हम आगे वर्गीकरण देखेंगे इसका, तो यहाँ बीच में गोवा के आसपास जो है वो 16 डिग्री नॉर्थ, 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा यहाँ से क्रॉस करती है। इसके उत्तरी भाग को उत्तरी सह्याद्री और नीचे वाले भाग को दक्षिण सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। ठीक है,
तो ये लगभग ये 1600 किलोमीटर इसका विस्तार है और एक बिल्कुल कंटिन्यूस रेंज के रूप में ये विस्तारित है। इसके बाद में जो मैं आपको बता रहा था कि ये जो वेस्टर्न घाट्स हैं, देखिए वेस्टर्न घाट्स हैं, इसका जो पश्चिमी किनारा है उसका हाई ग्रेडियंट है और उसका स्लोप उसका तेज है। तो इसके पश्चिमी किनारे का जो ढाल है वो तीव्र है, खड़ा ढाल है। और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपके पश्चिमी तटीय प्रदेश हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। तो पश्चिमी तट से यदि आप इसको देखते हो तो बिल्कुल इसका जो दीवार की भांति दिखाई देगा, और जैसे जैसे आप पूर्व की तरफ जाओगे वैसे वैसे ये ट्राइपेनुमा संरचना है और इसका ढाल वो है वो कम होता जाता है। नेक्स्ट पिक्चर में आपको ये अच्छे से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे, देखिए ये आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं, पश्चिमी तटीय किनारा है जो हम बाद में पढ़ने वाले हैं। यहाँ से आप देखोगे तो ये देखिए एस्कारपमेंट दिखता है, बिल्कुल खड़ा ढाल मिलेगा, यहाँ पे कगार की भांति दिखाई देगा ये। और जैसे जैसे आप यहाँ से ईस्टर्न घाट की तरफ जाओगे तो इसका ढाल वो मंद होता जाएगा, ढाल में कमी आती जाएगी। और यहाँ पे जो टोपोग्राफी मिलती है उसको बोलते हैं, ये सिनाइल प्रकार की टोपोग्राफी मिलती है, जिसका मतलब है कि ऐसी टोपोग्राफी जो दैट इज़ रिड्यूस्ड बाय इरोजन टू ए फीचरलेस प्लेन, मतलब इस पे अब अपर्दन नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे अपर्दन काफ़ी हो चुका है। और ये जो यहाँ पे जो नदियाँ मिलेंगी आपको वो अपने बेस लेवल को या आधार तल को प्राप्त कर चुकी हैं, ठीक है। तो इतना डिटेल में नहीं जाते हैं, हम देखते हैं कि यहाँ जो वेस्टर्न घाट्स हैं उसका जो पश्चिमी किनारा वो खड़े ढाल वाला होता है, जबकि ईस्टर्न साइड में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको ट्रेपेनुमा संरचना मिलती है और इसका ढाल जो है वो मंद होता जाता है। आगे हम बात करते हैं तो देखिए जो सह्याद्री है वो प्रायद्वीप के वास्तविक जल विभाजक का काम करती है। यहाँ से आपको नदियाँ निकलती हैं, जो कुछ नदियाँ पूर्व की तरफ जाएंगी, कुछ नदियाँ पश्चिम की तरफ जाएंगी। मैक्सिमम जो रिवर्स हैं वो आपकी पूर्व की तरफ फ्लो करती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। कुछ नदियाँ हैं जो तेज़ ढाल वाली हैं, तेज़ी से गति करती हैं, स्पीड उनकी तेज़ होती है, अपर्दन की दर भी उनमें तेज़ होती है और वो आपके पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती हैं। तो जो पूर्व की तरफ प्रवाहित होने वाली नदियाँ उसमें प्रमुख हैं गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और ताम्रपर्णी। ये प्रायद्वीप की मुख्य नदियाँ हैं और इनकी सहायक नदियाँ भी वो हैं बंगाल की खाड़ी की तरफ विस्तारित हैं, ठीक है। ये इन्हीं पहाड़ी से निकलती है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी में जाके ये मिलती हैं। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ जो है, मैंने कहा आपको कि गहरे संकरे गड्ढों से होकर प्रवाहित होती हैं और जल प्रपातों का निर्माण करती है। एक प्रमुख जल प्रपात है जो शरावती नदी पे अवस्थित है, जिसका नाम है आपका जोग या गरसोपा जलप्रपात, ठीक है। इसके बाद में आप देखोगे, मैंने जैसे आपको बताया कि 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, इसे उत्तरी और दक्षिणी सह्याद्री में विभाजित करता है। तो आप यदि डायग्राम बनाओगे तो ये जो लाइन है ये पूरा कंटिन्यूस फ्लो है, ये आपका 16 डिग्री जो नॉर्थ है इसके ऊपर उत्तरी सह्याद्री आएगा और इसके नीचे दक्षिणी सह्याद्री विस्तारित है। अब नेक्स्ट अब देखोगे, देखिए उत्तरी 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक सह्याद्री मुख्यतः बेसाल्ट से निर्मित है। जो ऊपर वाला भाग है, 16 डिग्री से ऊपर वाला भाग है, जैसा कि मैंने आपको बताया, उसकी संरचना लगभग वैसी ही है जैसे कि दक्कन के पठार की है और इसका उच्चावच दक्कन की तरह ही है। यहाँ पर गोदावरी, भीमा और कृष्णा नदियों के उद्गम हैं। जो महाबलेश्वर है आपका, महाबलेश्वर के पास में ये तीनों नदियाँ गोदावरी, भीमा और कृष्णा यहाँ से उद्गमित होती हैं, ठीक है। ताप्ती और गोदावरी के बीच से सतमाला और भीमा और कृष्णा के बीच से महादेव कटक। तो इसमें जैसे एक कंटिन्यूस रेंज है तो यहाँ पे कुछ आपको कटक मिलेंगे। तो जैसा कि इसने बताया कि ताप्ती और गोदावरी के बीच में सतमाला सीरीज़ है और भीमा और कृष्णा के बीच में महादेव कटक है, वो आपका पूर्व की तरफ, ये आपका वेस्ट साइड हो गया, ये आपका ईस्ट साइड हो गया। तो इधर ये कटक नुमा संरचनाएँ फैली हुई हैं, जिसमें एक सतमाला कटक है और दूसरा महादेव कटक है। हरिश्चंद्र, महाबलेश्वर, कलसुबाई और सलहर यहाँ की कुछ प्रमुख चोटियाँ हैं जो उत्तरी सह्याद्री, पश्चिमी घाट के उत्तरी सह्याद्री पे विस्तृत हैं। तो ये चोटियों के नाम आपको पता होना चाहिए। हरिश्चंद्र, महाबलेश्वर, कलसुबाई और सलहर यहाँ की प्रमुख चोटियाँ हैं। यहाँ पे जो दर्रे हैं उनमें थाल घाट है और भोर घाट है, जिसको हम आगे वाली स्लाइड में देखने वाले हैं। तो देखिए ये डायग्राम है, ये आपका उत्तरी सह्याद्री है, नॉर्थ वेस्टर्न घाट्स इसमें लिखा हुआ है, उत्तरी सह्याद्री है। देखिए यहाँ पे पणजी है और यहाँ ऊपर जो है आपका ताप्ती रिवर है। तो इसके बीच वाला जो भाग है ये आपका 16 डिग्री नॉर्थ है और यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपका 21 डिग्री नॉर्थ है। तो इसके बीच वाला जो भाग है उसको हम कहते हैं उत्तरी सह्याद्री या नॉर्थ सह्याद्री। यहाँ के प्रमुख चोटियाँ देखिए, आप देखिए कलसुबाई है, नीचे फिर हरिश्चंद्र है, देन यहाँ महाबलेश्वर है, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख चोटियाँ हैं आपकी जो यहाँ पे आपको उत्तरी सह्याद्री में देखने को मिलती है।
अब जो मैंने आपको दर्रे बताया अभी, तो थाल घाट है। थाल घाट आपका मुंबई को नासिक से जोड़ता है, ध्यान रखिएगा। थाल घाट मुंबई को नासिक से कनेक्ट करता है। और जो भोर घाट है वो महाराष्ट्र राज्य के कर्जत और खांडला के बीच में है, और ये दर्रा मुंबई को पुणे से जोड़ता है। तो एग्जाम में पूछा जाता है, थाल घाट है आपका मुंबई को नासिक से जोड़ेगा, और जो भोर घाट है वो मुंबई को पुणे से कनेक्ट करने के काम आता है। तो ये दोनों दर्रे आपके उत्तरी सह्याद्री में अवस्थित हैं। यदि आप डायग्राम में देखोगे तो ये आपका थाल घाट आ गया और ये आपका भोर घाट आ गया। इसके बाद में हम देखेंगे पाल घाट और नीचे आएगा एक सैनकोटा। तो ये चार जो दर्रे हैं, ये प्रमुख दर्रे हैं जो आपके दक्षिणी प्रायद्वीपीय भाग में देखने को आपको मिलते हैं। तो इनका सीक्वेंस उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर आपको पता होना चाहिए। साथ ही ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से भागों को ये कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो थाल घाट और भोर घाट हो गया। थाल घाट आपका करता है मुंबई को नासिक से, और भोर घाट आपका कनेक्ट करता है मुंबई को पुणे से। अब देखिए 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश के दक्षिण, मतलब गोवा के दक्षिण से सह्याद्री का जो निर्माण है वो ग्रेनाइट और नीस जैसी चट्टानों से होता है। ठीक है, इसके ऊपर वाला जो भाग मैंने आपको बताया था उत्तरी सह्याद्री, वो था बेसाल्टिक नेचर का। इससे नीचे वाला भाग है वो आपका ग्रेनाइट और नीस जैसी चट्टानों से मिलके बना है, और इसकी स्थलाकृति अधिक ऊबड़ खाबड़ है। ये उत्तरी सह्याद्री से ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ है। यहाँ पर जो घाट है तट के अधिक निकट स्थित है और सघन वनों से ढके हैं। यहाँ पे अत्यंत सघन वन पाए जाते हैं। आप देखोगे जो वेस्टर्न घाट्स है वो एक इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है, तो ये पश्चिमी घाट जो है वो अधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है। यहाँ पर जो प्रमुख चोटियाँ हैं वो हैं कुद्रेमुख, पुष्पगिरी, ये यहाँ पे फेमस हैं। पुष्पगिरी के पास से ही आपकी जो कावेरी नदी है, जो दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है, वो आप पे वहाँ से ये निकलती है। ठीक है, अब नीलगिरी के समीप सह्याद्री पूर्वी घाट से मिलकर एक पर्वत ग्रंथि या नोट बनाती है, जिसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है? दोदा बेटा। तो आप देखोगे तो जो नीलगिरी है, सह्याद्री मतलब जो आपका वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जहाँ मिलते हैं वो नीलगिरी के समीप मिलते हैं और एक नोट का निर्माण करते हैं, जिसका सबसे ऊंची जो रेंज है वो है दोदा बेटा। नीलगिरी पहाड़ियों के दक्षिण में पाल घाट दर्रा है, जिसको पलक्कड़ बोलते हैं। जो नीलगिरी पहाड़ियों उत्तर में जिसके नीलगिरी है और अन्नामलाई जो है दक्षिण में है, उनके मध्य स्थित है, और ये कोल्लम को मदुरै से जोड़ता है। तो बेसिकली अन्नामलाई और नीलगिरी के बीच में जो आपका दर्रा है वो पलक्कड़ या पाल घाट है, जो कोल्लम को मदुरै से कनेक्ट करता है। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं डिटेल में। ये आप देखेंगे वेस्टर्न घाट्स हैं। वेस्टर्न घाट्स में आप यहाँ पे जहाँ पर वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स मिलते हैं यहाँ पे नीलगिरी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ईस्टर्न घाट्स हैं। इसके बाद में नीचे जाएंगे तो आप अन्नामलाई मिलेगा आपको। यहाँ पे अन्नामलाई के नीचे आप जाएंगे थोड़ा सा तो कार्डमम हिल्स या इलायची की पहाड़ियाँ मिलेंगी, और नीचे जो मिलेगी आपको नागरकोइल पहाड़ी मिलेगी। ठीक है, और ये आपका पूरा जो कंटिन्यूस ये वेस्टर्न घाट है पूरा का पूरा एक कंटिन्यूस रेंज है, जबकि ईस्टर्न घाट आप देखोगे तो ये टुकड़ों में टूटा हुआ है। इसी में मैंने जैसे कि आपको बताया अभी थाल घाट भोर घाट मैंने आपको बताया, थाल घाट भोर घाट, और उसके नीचे जो अभी बताया था वो था पाल घाट या पलक्कड़, जो आपका कनेक्ट करता है मदुरै को, और ये आपका दक्षिणी उसमें सम्मिलित है, दक्षिणी सह्याद्री में है, और ये आपका कोल्लम को मदुरै से कनेक्ट करने का काम ये दर्रा करता है। तो 3 दर्रे हमने देख लिए। देखिए एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। ये आपका है नीलगिरीज, जहाँ पर ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स दोनों मिलते हैं। उसके बाद में आपका आता है नीलगिरीज के बाद में आता है अन्नामलाई। अन्नामलाई के नीचे आएगा आपका कार्डमम हिल्स। कार्डमम हिल्स आ गया यहाँ पे, और कार्डमम हिल्स के नीचे छोटी सी एक रेंज है वो है आपकी नागरकोइल पहाड़ियाँ। ठीक है, नागरकोइल की पहाड़ियाँ यहाँ पे इस डायग्राम में भी आप देख सकते हो। सबसे ऊपर आएगा थाल घाट, फिर आएगा भोर घाट, फिर आएगा पाल घाट, और सबसे नीचे आएगा सैनकोटा दर्रा। सैनकोटा आपका कार्डमम हिल्स और नीचे जो नागरकोइल हिल्स है उनके बीच में स्थित है। तो इस डायग्राम के थ्रू आप इनको लोकेशन को भी मार्क कर सकते हैं। पाल घाट के दक्षिण में है अनाईमुड़ी। पाल घाट के दक्षिण में अनाईमुड़ी पर्वत ग्रंथि जो है, ये जो अनाईमुड़ी है ये दक्षिण भारत की आपकी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसका जो निर्माण है वो अन्नामलाई, उत्तर से अन्नामलाई आता है, उत्तर पूर्व से पालनी, और दक्षिण से इलामलाई या जिनको कार्डमम या इलायची पहाड़ियाँ कहते हैं उनके मिलने से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, तो ये हमने देखा अभी। कार्डमम पहाड़ियों के दक्षिण में कौन सी है?
नागरकोइल की पहाड़ियाँ हैं, जिनके मध्य में सेनकोटा दर्रा स्थित है। जो सेनकोटा क्या करता है, तिरुवनंतपुरम को मदुरई से कनेक्ट करने का काम करता है। तिरुवनंतपुरम को मदुरई से कनेक्ट करता है सेनकोटा दर्रा। तो चार हमने घाट पढ़े, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सेनकोटा। तब चार जो दर्रे हैं हमने देखे। थाल घाट और भोर घाट हमने देखा कि उत्तरी सह्याद्री में है, और पाल घाट या पलक्कड़ या सेनकोटा जो है, पलक्कड़ और सेनकोटा जो है वो आपके दक्षिण सह्याद्री में देखने को आपको मिलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा कि उत्तरी सह्याद्री और दक्षिण सह्याद्री में कौन कौन सी प्रमुख जो हैं आपकी जो प्रमुख श्रृंखलाएँ हैं वो हैं। देखिए ये यहाँ पे सेनकोटा दर्रा है। सेनकोटा दर्रा किस किस को कनेक्ट करता है, ये आपका तिरुवनंतपुरम को मदुरई से कनेक्ट करता है। बेसिकली नागरकोइल हिल्स और जो कार्डमम हिल्स है इनके बीच में ये सेनकोटा दर्रा मिलता है। यहाँ पे नीलगिरीज देख सकते हैं आप, यहाँ पे पाल घाट या पलक्कड़ है। पाल घाट नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में है। ये यहाँ पे नीचे अन्नामलाई है और ये नीलगिरी है, तो नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में क्या है, पाल घाट या पलक्कड़ दर्रा है। इसके बाद में अब बात करते हैं हम ईस्टर्न घाट्स की या पूर्वी घाट की। तो पूर्वी घाट जैसे कि पश्चिमी घाट के बारे में हमने बात किया, जो पश्चिमी घाट है वो आपके कंटिन्यूस हैं, लेकिन पूर्वी घाट जो हैं वो कंटिन्यूस नहीं हैं, और ये दक्कन के पठार की पूर्वी सीमा का निर्माण करते हैं। जो दक्कन का पठार है उसकी पूर्वी सीमा बनाते हैं पूर्वी घाट, और उसकी पश्चिमी सीमा बनाते हैं पश्चिमी घाट। ईस्टर्न घाट्स अत्यधिक विच्छिन्न हैं, मतलब टूटे फूटे हैं, और अलग अलग पहाड़ियों की श्रृंखला है, जो ओडिशा में महानदी से लेके तमिलनाडु में वैगई नदी तक ये विस्तृत हैं। साथ ही इसी सीरीज़ में गोदावरी और कृष्णा के बीच में लगभग गायब हो जाते हैं, लगभग समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे अपरदन की जो दर है वो काफ़ी ज़्यादा है, और इन नदियों गोदावरी और कृष्णा द्वारा जो मैदान बनाए गए हैं उसके द्वारा वहाँ पे जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं उनका लगभग अपरदन कर दिया गया है। तो इस वजह से वहाँ पे नहीं मिलते हैं। इसके अलावा ये आपको टुकड़ों में मिलते हैं। तो ये जो पहाड़ियाँ हैं पूर्वी घाट की, उनको वहाँ के लोकल नाम के हिसाब से जाना जाता है। यह न तो जो ईस्टर्न घाट या पूर्वी घाट है वो न तो संरचनात्मक समानता दिखाते हैं, न तो स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी दिखाते हैं, न ही वो भू आकृतिक निरंतरता, न तो उनमें निरंतरता है अर्थात वो टूटे फूटे हैं, और न ही उनमें स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी देखने को मिलती है। और इसी वजह से इन पहाड़ी समूहों को आमतौर पर स्वतंत्र इकाइयों के रूप में जाना जाता है। ये विषमांगी संगठन वाली विच्छिन्न श्रृंखलाओं द्वारा निर्मित है, मतलब इनका जो स्ट्रक्चर है, इनका जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो विषमांगी है। सारी प्रकार की जो चट्टानें हैं आपकी अलग अलग क्रम की दिखाते हैं, अलग अलग क्रम की हैं, और उन पर अपरदन की जो दर है वो भी अलग अलग है, और इनको स्थानीय नाम से जाना जाता है। देखिए पूर्वी घाट वास्तविक पर्वतों के रूप में महानदी और गोदावरी श्रेणियों के बीच के भूभाग पर मिलते हैं। यहाँ पर इनकी चौड़ाई उत्तर से दक्षिण की ओर कम होती जाती है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो उत्तरी भाग है गोदावरी और महानदी के बीच में, इनकी जो चौड़ाई है जब आप उत्तर से दक्षिण की ओर जाओगे तो इनकी चौड़ाई कम हो जाएगी। कृष्णा और गोदावरी के बीच में बिल्कुल नहीं मिलेंगे। उसके बाद में नीचे जो तमिलनाडु वाला रीजन है उसमें फिर से दृष्टिगोचर होते हैं। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है वो है अरमाकोंडा, या जिसको विशाखापट्टनम चोटी कहते हैं, जिसकी ऊंचाई है 1680 मीटर। पूर्वी घाट के सबसे उत्तरी भाग को उत्तरी पहाड़ी कहते हैं, या उसको उत्तरी सरकार भी बोलते हैं। जब हम तटीय क्षेत्र पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि जो ओडिशा वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे उसको उत्तरी सरकार तट बोला जाता है। तो उसी की जैसे यहाँ पे भी है कि जो उत्तरी पूर्वी घाट का उत्तरी भाग है उसको उत्तरी सरकार बोलते हैं। मध्य वाला जो भाग है वहाँ पे कुड़प्पा रेंज आएंगी, वहाँ पे कुछ कुछ और पहाड़ियाँ होंगी जो कुड़प्पा प्रकार की होंगी, और उसके नीचे वाला जो भाग है उसको बोलते हैं तमिलनाडु की पहाड़ियाँ। ठीक है, तो ये सामान्य वर्गीकरण है। इसमें आप देखोगे जैसे नल्लामल्ला, एरामल्ला, वेलिकोंडा, पालकोंडा, ये सब कुड़प्पा पहाड़ियों के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा शेवरॉय और जवादी जो है वो तमिलनाडु पहाड़ियों के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। गोदावरी और कृष्णा के बीच, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि पूर्वी घाट में बहुत ज़्यादा पर्वत श्रृंखलाएँ, पहाड़ियाँ नहीं मिलती हैं, और ये अपने पहाड़ी चरित्र को समाप्त कर देता है, खो देता है। और यहाँ पर क्या होता है, गोंडवाना संरचनाएँ, गोंडवाना काल में बनी हुई संरचनाएँ मिलती है, जहाँ जिसको केजी बेसिन बोला जाता है, कृष्णा गोदावरी बेसिन बोला जाता है, जहाँ पे आपको गैस के भंडार आपको देखने को मिलते हैं। पूर्वी घाट आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा और कुर्नूल जिलों में एक निरंतर पहाड़ी श्रृंखला के रूप में दिखाई देता है, जहाँ पर इनको नल्लामल्ला कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 600 से लेकर 850 मीटर तक यहाँ पे मिलती है।
इसी सीरीज के साउथ वाले पोर्शन में पालकोंडा है, ठीक है, और पूर्वी घाट के दक्षिण पूर्व में शेवरॉय और जवादी पहाड़ियाँ सम्मिलित हैं, जिनको तमिलनाडु की पहाड़ियाँ मैंने कहा जाता है, शेवरॉय और जवादी। तो यहाँ पे जो पहाड़ियाँ हैं इनको रीजन के हिसाब से अलग अलग नाम से जाना जाता है। पूर्वी घाट के बारे में ध्यान रखिएगा कि पूर्वी घाट अविरत नहीं है, निरंतर श्रृंखला नहीं है, और महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जो प्रमुख नदियां हैं, जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं, और ये आपके सारे के सारे पश्चिमी घाट से निकलती हैं। तो ये क्या करती हैं, जब ये प्रवाहित होती हैं तो वहाँ पर अपरदन को बढ़ा देती हैं, और ये सारी नदियाँ लगभग ऐसी हैं जो अपने बेस लेवल को या अपने आधार तल को प्राप्त कर चुकी हैं, ठीक है। तो इसने क्या किया है कि जो पूर्वी घाट था उसको काट कर या उसको अपरदन के द्वारा इतना कम कर दिया गया है कि ये वर्तमान में एक विच्छिन्न श्रृंखला के रूप में या टूटी फूटी श्रृंखला के रूप में विद्यमान है, ठीक है। तो ये हिल रेंजेस हैं आपकी पेनिनसुला की, जिसमें आज हम देख रहे हैं वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स के बारे में। तो हम देख लेते हैं, जैसे 4 नंबर है वो है आपकी बाबा बुदन हिल्स जो आपकी कर्नाटका में है, ठीक है। 1 नंबर पे है वो है आपकी नीलगिरी की पहाड़ी, नीलगिरी के बाद में दूसरे नंबर पे है अन्नामलाई, अन्नामलाई के बाद में 3 नंबर पे है कार्डमम हिल्स या इलायची की पहाड़ियाँ। यहाँ पे एक जो नीचे वाला है वो है नागरकोइल पहाड़ियाँ। 5 नंबर पे है आपके शेवरॉय, 6 नंबर पे है आपकी जवादी जिसको तमिलनाडु पहाड़ियाँ भी बोला मैंने। इसके अलावा 7 नंबर पे पालकोंडा है, उसके ऊपर है नल्लामल्ला 8 नंबर पे, ठीक है। और ये जो भाग है ये उत्तरी सरकार वाला भाग है, जो आपके उड़ीसा वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे ये अवस्थित है, ठीक है। तो ये कुछ हिल रेंजेस है जिनके बारे में हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। अब बेटर रहेगा कि इसको यदि आप एटलस में इन पहाड़ियों को मार्क करेंगे तो थोड़ा सा ईजी रहेगा अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब देखिए ये जो डायग्राम है इसमें भी वो ये थोड़ा सा डिटेल में दिया गया है, इसमें ज़्यादा हिल्स हैं, तो आप इसको एक बार देख सकते हैं डायग्राम को। ये आपका वेस्टर्न घाट्स है जो कॉन्टीन्यूस रेंज है, यहाँ पे आपको जो है डिसकंटिन्यूस रेंज या जो विच्छिन्न पहाड़ियाँ हैं वो आपको मिलेंगी, ठीक है। जैसे वरुशनाथ है, पालनी हिल्स हो गया, सिरुमलाई हो गया, पंचमलाई, शेवरॉय, जावादी, नागरी, पालकोंडा, वेलिकोंडा, नल्लामल्ला, और ये ऊपर नॉर्दर्न सरकार या उत्तरी सरकार जो है पहाड़ियाँ यहाँ पे मिलती हैं। जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है वो ये है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में कंपैरिजन क्या है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को कई बार कंपेयर करवाता है, दोनों में अंतर करवाता है। तो सबसे पहली बात, ये ताप्ती नदी से लेके कन्याकुमारी तक उत्तर दक्षिण दिशा में पश्चिमी किनारे के समानांतर विस्तृत है। तो पश्चिमी जो तट है उसके समानांतर ये विस्तृत है। ये आपके उड़ीसा में नीलगिरी पहाड़ियों से लेके नीचे वैगई नदी तक ये विस्तृत है। यह पूर्वी घाट की अपेक्षा संकीर्ण है और इसकी औसत चौड़ाई जो है 50 से लेके 80 किलोमीटर है। यदि चौड़ा है, इसकी चौड़ाई 100 से लेके 200 किलोमीटर के आसपास है। ये ऊंचाई इसकी ज़्यादा है, 1000 से लेके 1300 मीटर तक इसकी ऊंचाई है, और इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 600 से लेके 900 मीटर तक देखने को मिलती है। यह अपेक्षाकृत अविरत है, ये कंटिन्यूस रेंज है पश्चिमी घाट। और पूर्वी घाट है ये इस विच्छिन्न श्रृंखलाएँ हैं, क्योंकि यहाँ पे नदियों द्वारा अपरदन की वजह से इनका जो स्वरूप है वो टूटा फूटा हो गया है। ये स्ट्रक्चरल यूनिटी दिखाती हैं, स्थल संरचनात्मक रूप से एकता दिखाती हैं। हाँ, कुछ लेवल तक उत्तरी सह्याद्री और दक्षिण सह्याद्री अलग अलग हैं, क्योंकि उत्तरी सह्याद्री है वो बेसाल्टिक नेचर की है, दक्षिण सह्याद्री है वो थोड़ा ग्रेनाइटिक नेचर का है, लेकिन फिर भी उनमें संरचनात्मक एकबद्धता है। पूर्वी घाट स्ट्रक्चरल यूनिटी नहीं दिखाती हैं। पश्चिमी घाट एक जल विभाजक है जो कई बड़ी नदियों का उद्गम स्रोत है, और पूर्वी घाट है यहाँ पर कोई बड़ी नदी उद्गमित नहीं होती, ये केवल अपरदन के द्वारा अपरदित होता है। इनका जो पश्चिमी घाट है वो क्या करता है, जब आप मानसून पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि अरब सागर से आने वाला जो साउथ ईस्ट मानसून है, साउथ वेस्ट मानसून है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, वो जैसे ही इनसे टकराता है पश्चिमी घाट से, तो पश्चिमी घाट के जो पश्चिमी किनारे हैं वहाँ पे अत्यंत तेज़ वर्षा होती है, लेकिन जो वृष्टि छाया प्रदेश है, जो आपका पश्चिमी घाट के पूर्व वाला भाग है, वहाँ पे वर्षा नहीं हो पाती। पूर्वी घाट क्या करता है, पूर्वी घाट बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून के समानांतर होता है, इसलिए यहाँ पर अधिक वर्षा नहीं हो पाती। जो पश्चिमी, इसी वजह से आप कहेंगे कि जो पश्चिमी घाट है वहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होता है, तो वो आपका बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया है, एक हॉटस्पॉट एरिया है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वनस्पति पाई जाती है, फ्लोरा और फोना दोनों ही यहाँ पे अत्यधिक पाए जाते हैं, और यहाँ पे बहुत सारे नेशनल पार्क, बायोडाइवर्सिटी रिजर्व्स आपको देखने को मिलेंगे। तो इकोलॉजिकल दृष्टि से बहुत सेंसिटिव जोन है ये, बहुत संवेदनशील क्षेत्र है ये पूरा का पूरा वेस्टर्न घाट ही। और वर्तमान समय में चूँकि बहुत सारी माइनिंग हो रही है और बहुत सारी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, इसकी वजह से जो एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो गया है। तो ये कुछ
डिफरेंसेस हैं पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बारे में जो आपको पता होना चाहिए। तो आप इसमें करेंगे क्या, आपको जो हिल्स हैं, मेजर हिल्स हैं, वो आपको देखनी है। तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। अब एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि क्या सिग्निफिकेंस है पेनिनसुलर इंडिया का, पेनिनसुलर रीजन का या प्रायद्वीपीय पठार का। तो उसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बाकी जब हम रिसोर्सेज पढ़ेंगे तो उसको फिर से डिटेल से देखेंगे। देखिए, प्रायद्वीपीय भारत का सबसे मेन जो यूज़ है, मेन जो उसका सिग्निफिकेंस या महत्व है वो वहाँ पे बहुत सारे खनिज मिलते हैं। वहाँ पे बहुत सारे लौह और अलोह खनिज यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे गोंडवाना क्षेत्र का, गोंडवाना काल का जो कोयला है उसका 98% आपको देखने को मिलेगा छोटा नागपुर का पठार में। इसके अलावा बहुत सारे लो मेटेलिक और नॉन मेटेलिक जो मिनरल्स है वो इस क्षेत्र में मिलते हैं, सर्वाधिक मात्रा में यहाँ पे मिनरल्स मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो मृदा है वो काली ब्लैक सॉइल है, काली मिट्टी है, रेगुड़ मृदा जिसको बोलते हैं। और ये आपके लिए यहाँ ये बहुत उपजाऊ है आपके कपास के लिए, इसलिए इसको काली कपासी मृदा भी बोलते हैं। ये यहाँ पे मिलती है, इस वजह से यहाँ पे कपास का उत्पादन सर्वाधिक होता है। इसके साथ ही शुगर केन या गन्ने के लिए भी ये काफ़ी उपयोगी है। इसके अलावा जो ये पूरा क्षेत्र है वहाँ पे आपको मेज़ और सिट्रस फ्रूट्स ये सब भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो पहाड़ी प्रदेश हैं जैसे घाट हैं, पश्चिमी और पूर्वी घाट दोनों, वहाँ पे टी कॉफ़ी के प्लांटेशन भी काफ़ी विस्तृत हैं। इसके अलावा फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, चूँकि ये क्षेत्र सघन रूप से वनों से आच्छादित है यहाँ पे, इसलिए बहुत सारे वनोत्पाद यहाँ पे इनसे प्राप्त होते हैं। हाइडल पावर या जल शक्ति इनसे प्राप्त होती है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे वाटरफॉल्स मिलेंगे, जलप्रपात मिलेंगे। विशेषकर जो पश्चिमी घाट है वहाँ पे बहुत सारे जलप्रपात हैं और ये हाइडल जनरेशन या हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन के लिए उपयोगी हैं। और सबसे जो मेन है वो है आपका टूरिज़्म। ये इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए है क्योंकि ये जो एरियाज़ हैं ये काफ़ी बायोडाइवर्सिटी रिच एरियाज़ हैं, तो यहाँ पे टूरिज़्म का भी काफ़ी ज़्यादा है। तो जैसे बहुत सारे यहाँ पे हिल रिसोर्ट्स में मिलते हैं, जैसे ऊटी हो गया, महाबलेश्वर हो गया, खंडाला हो गया। तो जिस प्रकार से हमने देखा था जो हिमालय में जो शिवालिक है, शिवालिक रेंज और जो मिडिल हिमालय है वहाँ पे बहुत सारे हिल रिसोर्ट्स हैं, उसी प्रकार से जो आपका पेनिनसुलर इंडिया है ये भी बहुत तरीके से टूरिज़्म को प्रमोट करता है। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है इसका सिग्निफिकेंस है वो है कि ये बायोडाइवर्सिटी रिच एरियाज़ हैं, जैव विविधता से भरपूर क्षेत्र हैं और ये आपका एक हॉटस्पॉट है। एनवायरनमेंट में पढ़ेंगे हॉटस्पॉट्स क्या होते हैं। तो ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पे बहुत सारी एंडेमिक प्रकार की स्पीसीज़ पाई जाती हैं जो केवल उसी क्षेत्र में पाई जाती हैं, उसी क्षेत्र में मिलती हैं जहाँ पे ये है। तो जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो आपके हॉटस्पॉट्स हैं। तो ये कुछ महत्व था इनका पेनिनसुलर रीजन का, तो ये आप देख लीजिएगा बुक में डिटेल से। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगली क्लास में हम बात करेंगे आपके कोस्टल एरियाज़ की, तटीय क्षेत्रों की। तो उसमें वेस्टर्न कोस्ट देखेंगे और ईस्टर्न कोस्ट देखेंगे और उनको डिवाइड करेंगे, किस प्रकार से उनको डिवाइड किया गया और कौन कौन से फीचर्स कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो उसको हम देखेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।